कि जिस कॉलेज में हम जाते हैं उनके प्रोफेसर्स एक दिन में एक्चुअली कितना अर्न करते हैं। 20 दिन आते हैं तो 5 से 7 हज़ार रुपये अराउंड वो हर दिन का कमाते हैं। उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड को ये दिखाया कि ये मैंने 25,000 लगा के ये 13,000 का प्रॉफिट किया। तो उन्होंने पूछा ये हुआ कैसे, मतलब ये पता कैसे चला कि यही कॉल ऑप्शन लेना है, यही स्टॉक। तो उस टाइम मैंने थोड़ा बहुत देख लिया था कि ये लाइंस ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइन और ये सब। तो मैंने बोला ये ट्रेंड लाइन क्रॉस हो रही थी और मैंने ये स्टॉक को परचेज किया। जो मेरा 5,000 का बैलेंस है वो 5,300 होने की बजाय 4,700 रुपये हो गया। मैंने ब्रोकर को कॉल किया कि आपके ऐप में ग्लिच है, आपने मेरे प्रॉफिट को लॉस अज्यूम कर लिया और अमाउंट को डिडक्ट कर लिया। ये प्रोफेशन थोड़ा लोनली टाइप का है क्योंकि आप सिर्फ एक स्क्रीन से इंटरेक्ट कर रहे हो और कुछ बटन्स प्रेस कर रहे हो, और ऐसा बहुत बार पॉसिबल है कि आप बर्नआउट हो सकते हो। उसकी वजह से आप हो सकता है कि जिस तरीके से मार्केट ऑपरेट कर रही है आप उस तरीके से अपने आप को पोजीशन नहीं कर पा रहे हो। और अगर आप अभी ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो मेरी कुछ बेसिक एडवाइस रहेंगे आपके लिए। माई सेल्फ सुमित बहल एंड आई एम 26 ईयर ओल्ड। आई कम फ्रॉम गुड़गांव। मैं पिछले 7 साल से इंडियन मार्केट्स में ट्रेड कर रहा हूँ। मेरी फैमिली में मेरे फादर सिक्योरिटी एजेंसी का बिजनेस रन करते हैं। अकेडमिकली मेरा यूजुअली एजुकेशन बैकग्राउंड थोड़ा स्ट्रॉन्ग ही था, मतलब 5th क्लास से जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ मेरे डिसेंट मार्क्स आते थे। आई यूज्ड टू टॉप स्कूल। टॉकिंग अबाउट माई डिग्री, मैंने 2021 में IT इंजीनियरिंग IP यूनिवर्सिटी से पास आउट की है। अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट इन मार्केट्स, मैं जिम और क्रिकेट में भी एक्टिव हूँ। मैं क्रिकेट खेलता था, सो उसमें एक इंसिडेंट बताता हूँ मैं आपको मनी के अराउंड मेरा कैसे क्यूरियस हुआ। मैं क्रिकेट में बॉल खो जाती थी, सो यूजुअली उसमें ये होता था कि फिर लोग कंट्रीब्यूट करते थे। फिर हमें क्रिकेट को भी कॉम्पिटिटिव बनाना था, तो मेरे एक फ्रेंड ने आइडिया पिच किया कि हम एक सीरीज़ रखेंगे एंड जो हारेगा वो एक्चुअली बॉल के लिए कंट्रीब्यूट करेगा रादर देन सब लोग लेके आएंगे। तो मुझे अब तक बचपन से यही सिखाया गया था कि ये सब नहीं करना है, ये बैटिंग है या गैम्बलिंग टाइप उसमें आता है। मैंने उनको यही बोला कि जो मेरे फ्रेंड थे कि ये मैं नहीं कर पाऊँ। उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है आप दोनों केसेस में कंट्रीब्यूट करना। तो ये मेरा बड़ा लॉस हो गया एक तरीके से। तो मुझे लगा कि नहीं नहीं नहीं, ही इज़ मेकिंग सेंस। उसके बाद मुझे आइडिया लगा कि नहीं, अगर आप थोड़ा सिस्टमेटिकली पैसों के बारे में सोचो तो यू कैन मेक मनी आउट ऑफ वेरियस प्लेसेस। सो ये सब मैंने चाइल्डहुड में किया और इसके बाद फिर थोड़ा बड़े हो गए, लाइक 10th क्लास आ गए, देन थोड़ा सीरियस हो गए कि करियर में क्या करना है, और इस तरीके से चीज़ें चलती गई। सो मेरा मैथ्स शुरू से ही डिसेंट था और मेरी एक फ्रेंड है साक्षी, उन्होंने मेरे को बताया कि यहाँ से करना क्या है, क्योंकि अभी तक तो PTM में यही रहता है कि आप आओ, फर्स्ट आए हो एंड घर जाओ, सेलिब्रेट करो, देन अगेन एक और क्लास सेम करो। अभी यहाँ पे हम कुछ डिसीजन ले रहे थे। देन शी टोल्ड मी अबाउट कि जो आकाश इंस्टीट्यूट है वो कुछ एंट्रेंस एग्जाम या स्कॉलरशिप एग्जाम रख रहे हैं। सो फिर मुझे JEE और नीट वगैरह के बारे में पता चला, और उसमें क्योंकि मैथ्स था आपकी PCM साइड में, तो मैंने JEE के लिए ऑप्ट किया। वो 2 साल का कोर्स था और उसके थ्रू मैं इस लाइन में और आगे बढ़ता चले गया। तो ये इस तरीके से मैंने एक्चुअली करियर डिसाइड किया। सो अभी तक लोकली जो स्कूल लेवल पे ही कंपटीशन ये सब हो रहा था, तो वहाँ टॉप मैं कर रहा था अकेडमिकली। बट अभी मेरा कंपटीशन लाइक ऑल ओवर इंडिया होने वाला था आफ्टर 2 ईयर्स। देन 2 साल बाद फिर मैंने JEE एग्जाम दिया। अभी तक मॉक टेस्ट वगैरह में सब कुछ ठीक चल रहा था, और JEE एग्जाम वाले दिन समहाउ मैं मैथ से ही स्टार्ट करता था अपना जो भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना, और मैथ्स में ही फंबल होने लगा, जिसकी वजह से पूरा एग्जाम खराब हो गया। तो मुझे उस एग्जाम में, JEE मेंस एग्जाम में, उतने मार्क्स नहीं मिले जो मैं एक्चुअली टारगेट कर रहा था या मॉक में हिट कर रहा था। लेकिन उसके बावजूद ठीक है, JEE मेन क्लियर हुआ। सब सेलिब्रेट तो कर ही रहे थे कि ठीक है आपने JEE मेन क्लियर किया है, लाइक हर कोई नहीं कर पाता, बट आई वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटेड इन दिस केस। उसके बाद कॉलेज सिलेक्शन में मैंने IPU यूनिवर्सिटी को ऑप्ट किया, और अभी तक सिर्फ यही देखा था कि जो भी ब्रांच आपकी इंजीनियरिंग की है उसमें सबसे ज़्यादा मॉनेटरी वाइज देखा था, तो ये सब स्टोरी सुनी थी कि इफ़ यू आर इनटू गूगल, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बेसिकली बनते हो तो यू मेक गुड मनी। एंड फिर कॉलेज में अलग ही एक्सपोजर था। कॉलेज में आप अलग अलग स्टेट्स के, अलग अलग सिटीज़ के आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो, एंड सबका बैकग्राउंड अलग होता है, सबकी एस्पिरेशन अलग होती है। तो मैंने भी कॉलेज की क्रिकेट टीम का ट्रायल दिया, क्योंकि क्रिकेट मैं बचपन से ही खेल रहा था, एंड आई मैनेज टू गेट इनटू द टीम। बीटेक हालांकि 4 साल की डिग्री होती है, तो आपके पास काफ़ी टाइम होता है कुछ भी प्लान करने को और एस्पायर करने को, किसी भी डायरेक्शन में आप जा सकते हो। देन मेरी बात हुई अपने एक सीनियर से, एंड उन्होंने मेरा इंटरेस्ट देखा कि नंबर्स और एनालिटिक्स पार्ट में मैं थोड़ा स्ट्रांग था, यानी कि लॉजिक बिल्डअप कर सकता था। तो उन्होंने मुझे बताया डेटा साइंस फील्ड के बारे में कि ये नंबर्स का ही गेम है, और कंपनीज एक्चुअली इस टेक्नोलॉजी को या इस फील्ड को यूज़ करती है टू मेक बेटर डिसीजंस। सो उन्होंने मुझे गाइड किया, और फिर मुझे इस फील्ड में मैंने
कुछ कोर्सेज लिए। इसके बाद मुझे फ्रीलांसिंग के बारे में पता चला और मैंने फाइवर पर साइन अप किया। यहाँ पर मैंने अपने इंटरनेट का फर्स्ट मनी एक्चुअली बनाया, जो कि एक सर्बिया के स्कूल के बच्चे का कुछ प्रोजेक्ट में बग्स थे जिसको फिक्स किया। धीरे धीरे प्रोफाइल बूस्ट होती गई एंड यहाँ से एक सोर्स ऑफ इनकम मैंने कॉलेज में ही बिल्ड की। एंड इसके साथ में ही मैंने एक ट्यूशन सेंटर ज्वाइन किया। वहाँ पर मैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स को फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेसन्स देता था। ये दोनों सोर्सेज ऑफ इनकम एक एक्स्ट्रा पॉकेट मनी की तरह काम करने लगी और थर्ड ईयर में ही मैं 20,000 25,000 के आसपास बनाने लगा और ये दोनों सोर्सेज की इनकम धीरे धीरे कलेक्ट होने लगी। फिर मुझे ये समझ आया कि इनको ग्रो करने का तरीका सिर्फ आप हमेशा खुद मेहनत करके नहीं, आप खुद काम करके नहीं ग्रो करते हैं पैसे को। और इसकी समझ मुझे एक बुक से लगी, वो बहुत ही फेमस बुक है रिच डैड पुअर डैड। एंड ये मुझे स्ट्रेंज लगा कि अभी तक हमें यही लेसन्स मिले हैं कि आप मेहनत करें और यू विल बिकम रिच और वेल्दी काइंड ऑफ पर्सन। लेकिन उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन था कि आपको एसेट्स ओन करने पड़ते हैं इफ़ यू वांट टू बी वेल्दी। वहाँ से मुझे समझ आया कि एसेट्स हैं रियल एस्टेट, बिजनेस, स्टॉक्स और दीज काइंड ऑफ थिंग्स। अब रियल एस्टेट में खरीद नहीं सकता था, 25,000 में आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। बिजनेस आप अभी रन करने के लिए पूरा प्लान लगता है। और मुझे यहीं से समझ आया कि स्टॉक्स एक ऐसी चीज़ है जो इस कैपिटल से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। और यहीं से मेरे को मार्केट का आइडिया लगा और मैंने ट्रेडिंग में एंटर किया। इसके बाद मैंने स्टॉक मार्केट के अराउंड यूट्यूब पे सर्च किया। वहाँ से मुझे निफ्टी का आइडिया लगा और निफ्टी एक ऐसा इंडेक्स है जहाँ पे लोग कंपाउंडिंग के थ्रू अपना पैसा ग्रो करते हैं लॉन्ग रन में। लेकिन मुझे शॉर्ट रन में पैसा बनाना था, मतलब मैं 12% CAGR और 15 साल बैठे रहो, और इस तरीके से मैं नहीं सोच पा रहा था उस एज में एटलीस्ट। मेरे फादर एक्चुअली ऑफिस के टाइम थोड़ा पार्ट टाइम ट्रेडिंग करते थे, यानी कि इस तरीके से करते थे कि वो मेरे लैपटॉप में मैं गेम खेलता था एंड ही यूज्ड टू ट्रेड। सो ये हमारा कॉन्फ्लिक्ट रहता था उस टाइम। मुझे समझ नहीं आ रहा होता उस टाइम की मेरे गेमिंग से उनका कितना लॉस या अमाउंट पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो मैंने अपने फादर से उस टाइम कंसल्ट किया और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, मार्जिन किस तरीके से काम करता है, लेवरेज किस तरीके से काम करती है, ये सारी बेसिक्स चीज़ें उन्होंने मेरे को बताई। सो 2019 में मैंने अपना फर्स्ट डीमैट अकाउंट ओपन किया और उसमें मैंने 5,000 रुपये ट्रांसफ़र किए। उसके बाद मेरे को याद है आज भी कि इंट्राडे ट्रेडिंग में मेरा पहली ट्रेड थी एक्सिस बैंक। तो मैंने वो स्टॉक आई थिंक 600 रुपये पे वो ट्रेड होता था और मैंने उसमें 70 के आसपास ट्रेड करी एक दिन में। और ये चीज़ अगले दिन क्रेडिट होती है, यानी कि जब आप नेक्स्ट दिन ट्रेड करने आते हो तो ये बैलेंस में ऐड होता है। ये चीज़ मैंने अपने फ्रेंड शोएब को ही बताई और हम गुड़गांव से दिल्ली रोज कॉलेज के लिए जाते थे। वहाँ पे मैंने दिखाया कि इस तरीके से मैंने 5,000 के ऊपर 300 रुपये बनाए, जो कि नेट रिटर्न थी 6%। तो सुबह मैं वेट कर रहा था कि ये बैलेंस अपडेट होगा एंड फिर मैंने देखा कि जो मेरा 5,000 का बैलेंस है वो 5,300 होने की बजाय 4,700 रुपये हो गया। यानी कि 300 रुपये का प्रॉफिट बनाया था बट यहाँ शो कर रहा है 300 रुपये का लॉस। इसके बाद मैंने ब्रोकर को कॉल किया कि आपकी ऐप में ग्लिच है कि आपने मेरे प्रॉफिट को लॉस अज्यूम कर लिया और अमाउंट को डिडक्ट कर लिया है। फिर उन्होंने मुझे अपडेट किया, अराउंड 70 टाइम्स आपने ट्रेड किया है, इसकी ब्रोकरेज चार्जेस और बाकी जितने भी चार्जेस हैं वो मिला के 600 रुपये होते हैं। तो मेरा फर्स्ट ट्रेडिंग एक्सपीरियंस ऐसा था कि फर्स्ट डे मैंने अपना 600 रुपीज़ तो चार्जेस में ही दे दिए थे। फिर उसके बाद मैंने बाकी इंस्ट्रूमेंट देखे कि मार्केट में और क्या चीज़ होती है। वहाँ से मुझे पता चला कि ऑप्शंस भी होते हैं। ऑप्शंस में मतलब OTM ऑप्शंस एक तरीके की लॉटरी की टिकट है कि आप थोड़े से पैसे में एक बहुत बड़ा एक्सपोजर ले सकते हो। उस टाइम तो मुझे एक्सपोजर का भी आइडिया नहीं था। मेरे को ये चीज़ पता थी कि अगर एक लार्ज कैप स्टॉक 3-4% मूव कर जाता है तो ये OTM ऑप्शंस डबल हो जाते हैं, डबल या ट्रिपल हो जाते हैं, यानी कि आपका पैसा डबल। ये कुछ उस तरीके की स्कीम मेरे को समझ आ रही थी। मुझे इतना ही आइडिया था कि मेरे को ऐसी स्टॉक पिक कर रहे हैं जो थोड़ा बहुत मूव करें और मेरे OTM ऑप्शंस डबल या ट्रिपल हो जाएं। उसके बाद मैंने बिजनेस चैनल्स को देखना स्टार्ट किया। वो वहाँ पर इवेंट को कवर करते थे, स्टॉक्स का बाय सेल ये सब कवर करते थे। लकीली एक दिन मैंने देखा कि RBI का कुछ इवेंट है और वो इवेंट बुलिश था बैंक्स के लिए। तो मैंने ICICI बैंक की कुछ कॉल ऑप्शंस को बाय कर लिया। आई बिलीव मेरी उसमें इन्वेस्टमेंट 25,000 के आसपास रही होगी और नेक्स्ट डे मेरा प्रॉफिट उसमें 13,000 रुपये का हो गया, यानी कि 25,000 से मैं 40,000 के आसपास आ गया, 38,000। और ये चीज़ मैंने अपने फ्रेंड को दिखाई और उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि जिस कॉलेज में हम जाते हैं उनके प्रोफेसर्स एक दिन में एक्चुअली कितना अर्न करते हैं। तो उन्होंने आइडिया लगाया कि ठीक है, अगर मान लेते हैं 1-1.5 लाख रुपए सैलरी होगी, 20 दिन आते हैं तो 5 से 7 हज़ार रुपये अराउंड वो हर दिन का कमाते हैं।
उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड को ये दिखाया कि ये मैंने 25,000 लगा के ये 13,000 का प्रॉफिट किया। तो उन्होंने पूछा ये हुआ कैसे, मतलब ये पता कैसे चला कि यही कॉल ऑप्शन लेना है, यही स्टॉक। तो उस टाइम मैंने थोड़ा बहुत देख लिया था कि ये लाइंस ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइन और ये सब। तो मैंने बोला ये ट्रेंड लाइन क्रॉस हो रही थी और मैंने ये स्टॉक को परचेज किया। और मेरे को ये पॉइंट अच्छे से याद है कि जब हम वापस आ रहे थे कॉलेज से, तो उस दिन का लंच मैंने स्पॉन्सर किया एंड वहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि अभी इस चीज़ को और कैरी ऑन करते हैं और काफ़ी पैसा बन जाएगा जब तक हम पास आउट होंगे एक्चुअली। तो मैंने उनको लाइन का लॉजिक समझाया, ट्रेंड लाइन के बारे में समझाया कि ये लाइनें क्रॉस होती है। फिर हमने एक्चुअली स्टडी करना स्टार्ट करा चार्ट्स वगैरह को और कुछ रैंडम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना स्टार्ट करा। बट क्योंकि वो जो OTM ऑप्शंस जो एक्सक्लूड हुए थे वो कोई इवेंट की वजह से हुए थे, मेरी लाइन का मैजिक नहीं था, ये उस टाइम तक मुझे खास समझ नहीं आ रहा था। तो नेक्स्ट 2 वीक्स में आई बिलीव मेरे दोस्त ने 15,000 रुपये के आसपास गवा दिए और मेरा भी जो 30,000 का लॉस उस टाइम हुआ। और ये अमाउंट अभी छोटी लग रही होगी बट हम कॉलेज में ही थे तो ये काफ़ी बड़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट थी हमारे लिए। फिर मेरे को इतना तो समझ आ गया था कि ये लाइन वाइन के चक्कर से काम नहीं चलेगा, आपको बहुत डीपली इन्वॉल्व होना पड़ेगा इस गेम में। एंड उसके बाद मुझे अर्निंग्स के बारे में पता चला कि कंपनी अर्निंग्स रिपोर्ट करती है और ये एक बड़ा इवेंट होता है। मतलब एक कंपनी एक साल में 4 बार ही ये काम करती है, क्वार्टरली अर्निंग्स को रिपोर्ट करती है। और रिलायंस अपनी अर्निंग्स रिपोर्ट करने वाली थी वीकेंड पे, एक वीकेंड पे। तो मैं फ्राइडे को मार्केट्स ट्रैक कर रहा था और मुझे एक बिजनेस चैनल से ये पता चला, वो रिपोर्ट कर रहे थे, कवर कर रहे थे इस अर्निंग्स एस्टिमेशन को, कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जियो ने कुछ रिवोल्यूशनरी किया है और उनका आरपू बढ़ने वाला है या ऑयल रिफाइनरी में उनका कुछ प्रॉफिट बढ़ने वाला है। बेसिकली वो रिकमेंड कर रहे थे कि वीकेंड पे जो अर्निंग्स आएंगी ये एस्टिमेट्स को बीट करेंगी। मैंने अपनी पुरानी मिस्टेक्स जो कर रहा था, मुझे लगा इस टाइम मेरे पास एडिशनल नॉलेज है, तो मैंने ये फ्राइडे को कॉल ऑप्शंस को बाय कर लिया। मंडे आता है और पूरा वीकेंड एक्चुअली वो मेरा स्ट्रेस में गया। पूरा वीकेंड मैं ट्विटर पे सिर्फ वैलिडेशन के लिए सर्च कर रहा था जब रिजल्ट्स आ गए कि कोई बड़े हैंडल्स, बड़े लोग एक्चुअली जो एक्सपर्ट्स हैं मार्केट में, वो इसको वैलिडेट करे कि ये बढ़िया अर्निंग्स आई है और ये तो स्टॉक मतलब मंडे को बहुत गैप से खुलेगा, चलता जाएगा। मुझे ये चीज़ पता थी कि ICICI बैंक के एग्जाम्पल से कि अगर एक लार्ज कैप स्टॉक 3-4% भी चलता है तो जो OTM ऑप्शंस हैं वो डबल या ट्रिपल हो जाते हैं। तो पूरा स्ट्रेसफुल वीकेंड के बाद मंडे आता है एंड मंडे को रिलायंस 1.5% के अराउंड गैप से खुलता है। और मेरे को अच्छे से याद है वो निफ्टी भी उस टाइम 12,400 के अराउंड खुलता है। प्री ओपन में मैंने अलग अलग बिजनेस चैनल से फीडबैक देखा कि, तो एक चैनल सेलिब्रेट कर रहा था कि देखो हमने बताया था अर्निंग एक्सपेक्टेशंस इस तरीके की होंगी और वो सब हुआ है और इसलिए रिलायंस 1.5% ऊपर खुला है। दूसरा चैनल एक्चुअली ये बोल रहा था कि ट्रेड ऑफ द डे है शॉर्ट रिलायंस। अभी मैंने उसको बंद कर दिया कि इनको कुछ आइडिया नहीं है, रियल जो आइडिया है वो इस वाले चैनल को है। तो उसके बाद मार्केट स्टार्ट हुई, प्री ओपन खत्म हुआ सेशन, तो रिलायंस का जो 1.5% का गैप था वही उसका हाईएस्ट पॉइंट था और ये 2020 क्रैश से पहले निफ्टी का भी हाईएस्ट पॉइंट था और यहाँ पे मेरा फिर से लॉस हो गया। लेकिन इस मिस्टेक से मुझे एक बड़ा लेसन मिला कि जिस बिजनेस चैनल का यूज करके मैं ये पता लगा रहा था कि अर्निंग्स अच्छी होंगी और जियो आरपू हायर लेवल पर रिपोर्ट करेगा, वो चैनल ही एक्चुअली रिलायंस इंडस्ट्रीज ओन करती है। तो ये एक बड़ा लेसन था कि आपको सारी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना होता है। इसके बाद मैंने और बुक्स वगैरह ये सब स्टार्ट किया जो मार्केट्स में लिखी गई हैं। वहाँ पर मुझे एक फेमस कोट मिला कि यू नीड टू राइड योर विनिंग ट्रेड्स एंड कट योर लूजर शॉर्ट, कि आपको अपनी लॉस वाली ट्रेड जल्दी से काटनी है और जब आप पैसा बना रहे हो उस ट्रेड को चलने देना है, क्योंकि जो पैसा बनाने वाली ट्रेड है वो आपकी कई लॉस वाली ट्रेड्स को कवर अप करेगी। एंड मैं और मेरा फ्रेंड अभी भी बैंक निफ्टी वगैरह में अपने हाथ पैर मार ही रहे थे ऑप्शंस में, क्योंकि वो स्टॉक की तो एक्चुअली मंथली एक्सपायरी होती थी, लेकिन बैंक निफ्टी आई बिलीव उस टाइम थर्सडे को एक्सपायर होता था, तो उसमें बड़ी वॉलेटिलिटी रहती थी दोनों तरफ, तो आप पैसा डबल कर सकते हो, 3 गुना 5 गुना 10 गुना ये सब रहता था। तो मुझे याद है कि RBI का जो रेपो रेट के अराउंड जो एक क्वार्टरली इवेंट होता है, एक बड़ा इवेंट होता है बैंक्स के लिए, वो वाला डे था। तो मेरे को, मैं न्यूज़ चैनल ही ट्रैक कर रहा था एंड उस दिन मैंने देखा कि RBI ने जो भी डिसाइड किया है वो बैंक निफ्टी के लिए पॉजिटिव है। वो एक्सपायरी वाला डे था। आई बिलीव RBI ने डिक्लेरेशन 12:30 बजे के अराउंड की होगी। मेरे पास निफ्टी की कॉल ऑप्शंस थे इस इवेंट से पहले की। मैं 6,000 के अराउंड प्रॉफिट में था। मेरे को लगा कि ये जो कोट मैंने बुक्स में पढ़ा है, बड़े बड़े ट्रेडर्स जो यूज़ करते हैं कि आप अपनी विनिंग ट्रेड को जल्दी बुक मत करो और इसको चलने दो,
तो मेरे को लगा कि न्यूज़ भी मेरे इस बार फेवर में है, और ये आरबीआई का इवेंट है, कोई प्राइवेट कंपनी वगैरह ये सब तो नहीं कर रही है। तो मैंने देखा कि 1:30 बजे के अराउंड जो मेरी पोजीशन थी वो 6000 का प्रॉफिट जो दिखा रही थी, इसको 3:30 बजे तक होल्ड करता हूँ, एक्सपायरी तक होल्ड करता हूँ। और इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। मेरे जो कॉल ऑप्शंस के प्रीमियम थे वो श्रिंक करने लगे। मुझे समझ ही नहीं आया कि ये हो क्यों रहा है, क्योंकि कॉल ऑप्शन बुलिश न्यूज़ पर एक्चुअली ऊपर जाने चाहिए, और जो मेरी पोजीशन 6000 प्रॉफिट में थी उसको मैं राइड करने वाला था कि बाकी लॉस जो हम कवर कर लेंगे एक ट्रेड से, वो 3:30 बजे -13,000 के अराउंड शो कर रही थी। यहाँ के बाद मैंने और थोड़ा डीपली स्टडी किया और मैंने ये देखा कि इस इंडस्ट्री में नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। तो मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचा कि अब मैं उनके बारे में पढ़ूंगा जिन्होंने एक्चुअली मार्केट में पैसा बनाया है। वहाँ से मैंने काफ़ी सारी बुक स्टडी करी, और उन सीरीज ऑफ बुक्स में मुझे एक बुक बहुत ही इफेक्टिव लगी, थिंक एंड ट्रेड लाइक अ चैंपियन। सो इस बुक में मार्क मिनाविनी ने ये मेंशन किया था कि कैसे कुछ टेक्निक्स उन्होंने स्टॉक ट्रेडिंग में यूज़ करी, और वो यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियनशिप का जो टाइटल है वो उन्होंने 90s में जीता। इसके अलावा उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात की कि कैसे आप अपनी अगर 100 रुपये की कैपिटल लेके आते हो और अगर आप 50% उसको गवा देते हो, सो योर कैपिटल ड्रॉप्स टू 50 रुपी। अभी यहाँ से ये काम करना बहुत ईजी है, लाइक ये हर कोई कर सकता है, लेकिन 50 से 100 जाने में ये काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि आपने 50% तो लॉस किया है, लेकिन आपको ब्रेक इवन पॉइंट पे जाने के लिए भी 100% रिटर्न जनरेट करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ तो समझ आ गई थी कि आपको लॉसेस को शॉर्ट रखना पड़ता है। लेकिन फिर एक डाउट था कि ये टेक्निक्स 90s में यूज़ हुई है और यूएस मार्केट में यूज़ हुई है, मतलब क्या ये इंडियन मार्केट में काम करेंगी। लेकिन फिर ट्विटर पे मैंने एक इंडियन ट्रेडर को देखा जो सेम टेक्निक्स यूज़ करते हैं और काफ़ी सक्सेसफुली कर रहे हैं। सो मानस अरोड़ा वो ट्रेडर थे जो इस तरीके की टेक्निक्स, जो मिनाविनी की टेक्निक से ट्रेडिंग करते थे। तो मैंने उनका अकाउंट को स्टडी किया कि ओके, ये मेरे लिए एक वैलिडेशन था कि ठीक है, जो टेक्निक यूएस मार्केट में मार्क मिनाविनी ने 90s में यूज़ की, वही कुछ प्रिंसिपल उसके थोड़े बहुत यू कैन से उसको डेराइव किया है और उसका एक डेरिवेटिव तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए एक वैलिडेशन था कि यूएस मार्केट्स में जो टेक्निक यूज़ होती हैं उसका कुछ थर्ड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी इंडियन मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हो, थोड़ा पिवट करके, क्योंकि दोनों मार्केट में थोड़ा बहुत तो डिफरेंस है। और हम ये बात कर रहे हैं 90s और 30 साल का गैप आप मान के चलें। लेकिन ये वैलिडेशन काफ़ी सॉलिड था मेरे लिए कि आपको न्यूज़ और ये सब इतना कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है मार्केट में पैसा बनाने के लिए, अगर आप चार्ट्स को सही से स्टडी करो और अपने आप को पोजीशन सही से कर पाओ। और इसके बाद मैंने देखा कि ठीक है, मैं भी कुछ डेटा बैक अप्रोच ट्राई करता हूँ। ट्रेडिंग में तो लॉसेस हो रहे थे, लेकिन फिर मैंने देखा कि एक इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क डिज़ाइन करने की ट्राई करता हूँ। तो मेरे पाइथन और जो वो $100 का कोर्स जो मैंने इन्वेस्ट किया था, अभी उसकी रियल वैल्यू यहाँ पर दिख रही थी। तो मैंने एक निफ्टी के ऊपर ही एक बहुत ही बेसिक सा सिस्टम बनाने की कोशिश करी। सो ये मॉडल बनने के बाद मैंने मीडियम पे पब्लिश किया और वैलिडेशन के लिए मैंने आलोक को ये फॉरवर्ड भी किया, एंड ही लाइक द आइडिया एंड ही अप्रिशिएटेड इट कि काफ़ी लॉजिकल वे में सोच कर ये फ्रेमवर्क को डिज़ाइन किया है। और इस इवेंट ने मेरे को कॉन्फिडेंस दिया, अगर मैं कुछ लॉजिकली बना सकता हूँ, मैं भी अपने डिसीजंस जो अभी तक मैं सिग्नल्स कहीं और से कलेक्ट कर रहा था, मतलब मैं अपने बिहाफ पे लेकर खुद ट्रेडिंग में भी एक्सेल कर सकता हूं। उसके बाद जो मार्क मिनाविनी का जो फेमस जो पैटर्न्स थे, जिस तरीके से वो ट्रेड करते थे, मैंने वो इंडियन मार्केट में स्टार्ट करा उसको एग्जीक्यूट करना। और क्योंकि बुल मार्केट थी तो लकीली वो काम भी करने लगे। सो 2020 क्रैश के बाद इंडिया ने भी एक बुल मार्केट को विटनेस करा, एंड देन ये सारे प्रिंसिपल्स जो मैंने मिनाविनी बुक्स में देखे वो बुल मार्केट में प्रॉपरली एप्लीकेबल थे। लकीली ये बुल मार्केट काफ़ी लंबे टाइम तक चला एंड मैंने अपने अकाउंट को डिसेंटली ग्रो किया इन प्रिंसिपल से। लेकिन मेरे दिमाग में एक डाउट अभी भी था कि बुल मार्केट में तो एक्चुअली सब लोग ही पैसा बनाते हैं, मतलब आप कोई भी स्टॉक खरीदो ये सब ऊपर जाता है, और ये 2-3 साल तक इंडियन मार्केट्स में हुआ, तो इसमें मेरी वैल्यू एडिशन क्या है, मतलब मेरी स्किल का क्या यूज़ केस है। क्योंकि आप एक सिंपली कोई भी डंब मनी भी जो है बिना सोचे समझे किसी भी स्टॉक को बाय कर सकता है, और अगर बुल मार्केट में वो ऊपर ही जाएगा तो वो डंब मनी भी पैसा बनाएगा, और शायद जो सिस्टमैटिक ट्रेड कर रहा है उससे ज़्यादा बनाएगा। क्योंकि जो रिटेल लेवल पे जो लोग काम करते हैं उनके पास एक डिसेंट एग्जिट स्ट्रैटेजी होती ही नहीं है। लेकिन मुझे ये बाद में समझ आया जब बुल मार्केट थोड़ी ओल्ड होने लगी, अभी सारे स्टॉक्स ऊपर नहीं जा रहे थे, और जो वैल्यू एडिशन था जो मार्क मिनाविनी या और सारे प्रिंसिपल्स जिस तरीके से मैंने अपने आप को पोजीशन किया था इस तरीके की मार्केट के लिए, वो वैल्यू एडिशन मुझे अब समझ आया। जो स्मॉल कैप इंडेक्स एक्चुअली टूटने लगा, 20% टूट गया,
वहां पर जो मैंने लॉजिक पढ़ा था कि आपका ड्रॉ डाउन बहुत कम होना चाहिए। आप यूजुअली लोग हर मार्केट में पैसा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये अंडरस्टैंड करना कि आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी हो वो एक स्पेसिफिक रेजाइम के लिए ही डेवलप होती है। और इस प्रोफेशन में बाय सेल बटन दबाने के पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं, जो कि आप डिसीजंस जो आप लेते हो वही मैटर करते हैं एट द एंड ऑफ द डे। सो एक बंदे को बड़ा सिचुएशनली अवेयर होना चाहिए कि ये चीज हो क्या रही है, एंड धीरे धीरे ये चीज आपकी इंट्यूशन की तरह डेवलप होता है। एंड दिस इज वन ऑफ द कोर स्किल यू कैन स्पॉट इन एवरी सिंगल सक्सेसफुल ट्रेडर, क्योंकि वो खुद डिसीजन लेते हैं अपने फ्रेमवर्क्स के बेसिस पे। और यहां से भी जैसे अब मेरा अकाउंट ग्रो हो गया है, तो मैं वो सारी चीजें नहीं कर सकता जो 2021 2022 में कर रहा हूं, तो मुझे भी थोड़ा इनोवेट करना पड़ेगा। और डिस्पाइट बीइंग आउट ऑफ द फॉर्म लास्ट ईयर, आई स्टिल बिलीव कि मार्केट जब मेरे फेवर में आएगी, आई विल बी एबल टू मेक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी। एंड ये कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा जब एक्चुअली आप कुछ ईयर्स आपने अपने अलग अलग तरह की सिचुएशंस देखी है, ऑब्जर्व करी है, एंड दैट्स व्हाई जो इंट्यूशन आपका बिल्ड होता है, दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट एसेट टू मेक मनी इन मार्केट्स। और अगर आप अभी ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो मेरी कुछ बेसिक एडवाइस रहेंगे आपके लिए। सो नंबर 1, अगर आपके पास कोई पैसों का प्रेशर है कि आपको अभी बनाना है पैसा, या आप जॉब नहीं कर रहे, या आप अपनी जॉब को हेट करते हैं और उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, तो इस माइंडसेट से ट्रेडिंग कभी हो नहीं पाएगी। आपके जो डिसीजंस की क्वालिटी है वो इन फैक्टर से इन्फ्लुएंस होगी रादर देन जो आप स्ट्रैटेजी जो भी एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। नंबर 2, ये प्रोफेशन थोड़ा लोनली टाइप का है, क्योंकि आप सिर्फ एक स्क्रीन से इंटरैक्ट कर रहे हो और कुछ बटन्स प्रेस कर रहे हो, बट इतनी सारी इंफॉर्मेशन या इतने सारे इवेंट्स को आपका ब्रेन प्रोसेस कर रहा है। और ऐसा बहुत बार पॉसिबल है कि आप बर्नआउट हो सकते हो। उसकी वजह से आप हो सकता है कि जिस तरीके से मार्केट ऑपरेट कर रही है, आप उस तरीके से अपने आप को पोजीशन नहीं कर पा रहे हो। सो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि यू शुड नो द इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग ब्रेक। एंड थर्ड एडवाइस, ऑलवेज हैव समथिंग रिलेटेड टू फिटनेस फॉर योरसेल्फ। अभी मैं रूटीनली जिम हिट करता हूं, इसका पर्पस सिर्फ बॉडी बिल्डिंग या इस तरीके का नहीं है। ये मुझे इनडायरेक्टली हेल्प करता है अपनी मेंटल स्टेट को क्लीन रखने में, एंड दिस एक्चुअली अफेक्ट्स माई डिसीजन क्वालिटी। एंड सिमिलरली वीकेंड पे जो मैं क्रिकेट खेलता हूं, दिस एक्चुअली हेल्प मी टू सोशलाइज विद वेराइटी ऑफ पीपल, क्योंकि ये प्रोफेशन बड़ा ही लोनली है, एंड इट इज वेरी नेचुरल कि आप सिर्फ स्क्रीन से ही हुक रह जाओ, एंड दिस विल 100% अफेक्ट योर डिसीजन क्वालिटी। एंड आई होप इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यूएबल लेसन्स मिले हैं जो आपको अपनी ट्रेडिंग में या जनरल लाइफ में हेल्प करेंगे। थैंक यू।